Okay. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. Uh, स्टार्ट करें या कुछ लोग और आने वाले हैं? दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग में से कौन कौन नहीं ज्वाइन किया था, उनका इंट्रो ले लेते हैं। कोई है जो कल नहीं ज्वाइन किया था? Anusha Jha. I'm from Electronics and Communication Engineering from 2K20 batch. और कोई जो कल नहीं था? स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक बेसिक देखा। हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये सब्जेक्ट एक्चुअली क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे लिए इवेंट क्यों है और हमें इसका फायदा क्या मिलने वाला है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इनफैक्ट इन सम इयर्स हमें इसकी जरूरत पड़ेगी काफी ज्यादा, और हमें तब ये फायदा होगा कि हम इसके लिए पहले से रेडी रहेंगे, जो कि आज हम लोग नहीं हो। अगर आज हम रेडी नहीं हैं तो फिर हमें आगे नुकसान होगा, इसलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग सब्जेक्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या किया जाता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में। इसमें माइक्रो और नैनो फैब्रिकेशन दोनों ये करते हैं। माइक्रो मतलब जहां हमारे डायमेंशंस माइक्रोमीटर में हो। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, राइट। 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में अगर डायमेंशंस है तो वो हो गया हमारा माइक्रो। और वही अगर 10⁻⁻⁹ मीटर के रेंज में है तो वो हमारा नैनो हो गया। तो हमारे जब डिवाइसेस इतने छोटे बनेंगे तो हम लोग उनको कैटेगराइज करेंगे माइक्रो एंड नैनो फैब्रिकेशन में। माइक्रो फैब्रिकेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है मेम्स, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? सबको समझ आ रही है? यस सर। ग्रेट। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। हर बार जो कवर करते हैं हम लोग, राइट में नहीं चाहिए, जस्ट अ मिनट मैं
हाँ, अभी आवाज़ आ रही है? और स्क्रीन स्लाइड्स चेंज दिख रहे हैं सबको? कोई भी Yes, रिस्पॉन्ड कर sir. सकता है। ओके, ठीक। तो जैसा हम लोग Yes, sir. पहले भी ये किए हैं, आप लोग मैं जो भी स्लाइड्स है, अगर किसी ने क्लासरूम ज्वाइन किया है, को मिल जाएँगे वहाँ पे। ये कोड है क्लासरूम कोड, आई थिंक 1-2 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ था। और हमारा शेड्यूल अभी मंडे टू फ्राइडे फिक्स टू 7 पीएम रहेगा। सेम मीटिंग लिंक हर दिन रहेगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है? और जो भी वीडियोज़ हैं, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएँगे, ऐसे मैं क्लासरूम में भी डाल दूँगा, ठीक है? तो कल हम लोगों ने देखा चेंज नहीं होगा। कल हम लोगों ने देखा कि सिलिकॉन एक्चुअली दिखता कैसा है और उससे हम लोग एक्चुअली ये इतने क्रूड चीज़ से हम लोगों ने चिप बनाया है और चिप से हमारे इतने स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल, फ़ोन, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्क करते हैं। तो इसके प्रोसेस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रोसेस जो मैं आपको थोड़े बाद में बताऊँगा कि ये इससे वेफर के फॉर्म में मतलब जो यूजुअल सिलिकॉन वेफर के फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा भी होगा। आप लोग पढ़े हैं कोलराज टेक्निक एंड ये सब चीज़ें, सीजेड टेक्निक, एफजेड टेक्निक किसी ने पढ़ा है आप लोग ने पढ़ा? कैसे सिलिकॉन वेफर तैयार होता है? क्या हाँ, पूजा बताइए। यस सर पढ़े, यस सर पढ़े पढ़े हैं थे। ना? हाँ, तो कोई बता सकता है थोड़ा-सा आइडिया मुझे कि कैसे बनता है? और आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट है जो आपने ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा कि 111 प्लेन, 100 प्लेन, बेसिक प्लेन्स पढ़ते हैं ना 100, 001 ये सब प्लेन यूनि क्या बोला आपने? हेलो? मिलर इंडिसेस पढ़े थे, वही मिलर ना? इंडिसेस, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मिलर इंडाइसेस पढ़ते हैं, ठीक है? तो इन सब का हमारे फैब्रिकेशन प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट कई बार हम लोग देखेंगे कि अगर सिलिकॉन 100 है या 111 है, तो दोनों के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाते हैं। 111 या 100 इज़ वेरी सिमिलर टू आपने जो मिलर इंडाइसेस पढ़ा है। बस समझना ये है कि अगर हमारा क्रिस्टल है, एक्चुअली ये पूरा सिलिकॉन अगर ये इनगोट देखें हम, तो ये फुल क्रिस्टल है, एक सिंगल क्रिस्टल है। इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना एक सिलिकॉन एटम इसके 4 हाथ होते हैं, 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम से ये जुड़ा होता है। फिर यहाँ इस तरह की का स्ट्रक्चर जो बनता है, ये सिंगल है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। इस तरह का बनाया जाता है और इसको बनाना एक काफ़ी ये है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस बोल सकते हैं। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के बाद देखेंगे। उतना अभी मैं शुरू-शुरू में कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डालूँगा, आप लोग बोर होंगे, ठीक है? तो अपने पास ये बन गया, फिर उसको कट कैसे करते हैं? जैसे हमारा अगर क्रिस्टल प्लेन में कट किए तो उसका डिफरेंट मिलर इंडाइसेस होगा। उसको किस एंगल से कट किया जाता है या किस एंगल के क्रिस्टल को लिया जाता है, इस पे डिपेंड करता है। वो 100 होगा, 111 होगा, जनरली 100 और 111 ये 2 तरह के सिलिकॉन वेफर्स कॉमनली अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो सिस्टम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? माइक्रो सिस्टम, माइक्रो मतलब छोटे, सिस्टम इनको बनाने का टेक्नोलॉजी। तो असल में ये है एक मिनिएचराइज़ सिस्टम, बहुत छोटा सिस्टम जो आप नॉर्मली बड़े लेवल पे भी देखते हैं, उसी का एक छोटा सिस्टम जो कि सिलिकॉन वेफर पे बनाया जाता है। इसमें अगर कोई मैकेनिकल का आई थिंक कोई नहीं है यहाँ पे, बट मैकेनिकल में जैसे गियर, पुली और आपने फिजिक्स में पढ़ा है, राइट? ये सारे सिस्टम अगर हम लोग इसमें माइक्रो लेवल पे बनाते हैं, इनफैक्ट देयर आर थिंग्स जहाँ पूरे
अच्छे खासे जो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं उस लेवल की हम लोग चीजें बना पाते हैं, सिलिकॉन ऑन चिप, लैब ऑन चिप, ऐसी चीजें, ठीक है, जिसमें कि माइक्रो सेंसर हो सकता है। सेंसर मतलब कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज अ सेंसर? A device that sense something. ओके, आपके पास सेंसर है कोई? Yes sir. कौन सी बताइए? Ultrasonic sensor. ये IR आपके sensor. पास, आपके बॉडी Yes में sir. Yes sir. 5 सेंसर है. 5 है, राइट? तो सिंपल चीज, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ, अपना अपना डेफिनेशन है एंड नॉट गोइंग बाय बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ, जो भी हमारे मतलब अगर एक बॉडी के सेंस से लें तो जो इनपुट ले सकता है, जैसे कि हम लोग बाहर की चीजों को देख के अपने मतलब रीड कर पाते हैं, हम लोग बाहर के टेम्परेचर को रीड कर पाते हैं स्किन से, स्मेल ले पाते हैं, ये हमारे कहा जाए तो इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट, जो बाहर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो उसी तरह सेंसर्स इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स और टर्म्स ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, सेंसर्स वो होंगे जो बाहर से इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें, राइट। जैसे अभी के टर्म्स में कॉमनली कहा जाए तो हमारा जो टच स्क्रीन है, दैट इज अ सेंसर दैट कैन टेक इनपुट फ्रॉम अस, है ना। फिर हो गया माइक्रो एक्चुएटर। एक्चुएटर मतलब जिससे हम लोग काम कर सकते हैं, एक्चुएशन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे एक्चुएटर्स क्या हुए, हाथ पैर, जिससे हम लोग आउटपुट दे सकते हैं, मसल्स। तो इसमें कुछ मोटर काइंड ऑफ डिवाइसेस को एक्चुएटर लिया जा सकता है। और मैकेनिकल और फ्लूइडिक और ऑप्टिकल कंपोनेंट, जिसमें कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट हो सकते हैं, फ्लूइडिक कंपोनेंट, फ्लूइडिक मतलब कुछ फ्लो करने वाले, मैं कुछ कुछ दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। या ऑप्टिकल कंपोनेंट जैसे लाइट, एलईडी, एलईडीज आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, उसमें ऑप्टिकल आउटपुट आता है। कई ऐसे ऑप्टिकल सेंसर्स भी होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। इनको हम लोग माइक्रो सिस्टम में कैटेगराइज करते हैं, माइक्रो सिस्टम्स और नैनो सिस्टम, ठीक इसी के साथ, बट व्हेन दे आर एट नैनो लेवल। और नैनो के साथ एक पूरी अलग स्टडी है, आपको पता होगा, एक अलग ब्रांच है, क्योंकि नैनो में जाते ही काफी फीचर्स डिफर करने लगते हैं। सेम चीज अभी जैसे गोल्ड है, राइट, गोल्ड का कलर क्या होता है, कोई बताएगा? येलो। येलो, राइट, गोल्डन कलर हम लोग जो जनरली बोलते हैं। बट व्हेन हम लोग गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाते हैं, वो रेड, रेड और रेड के अलग अलग टिंट्स में होता है। इनफैक्ट उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, कई बार कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, कई सारी चीजें होती है। तो नैनो के साथ मतलब यही है, ये चीजें नैनो स्केल में, बट दे विल नॉट बी कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बड़ी चीज को धीरे धीरे छोटा किया तो वो उसी का छोटा रेप्लिका होता है, बट जब नैनो स्केल में जाता है तो वो प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होने लगती है। वो पूरा एक फील्ड है अलग। बट मैं माइक्रो और नैनो सिस्टम्स दोनों बनाने के टेक्निक सिमिलर हैं, कहीं कहीं थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। हाँ, इसका एग्जांपल, ओके, एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगा, आई थिंक वो स्लाइड में से हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है, नहीं ये कहाँ चले, हाँ, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग के पास फॉरगेट अबाउट कैसे बना, ठीक है। जब फैब्रिकेशन में आए हम लोग, तो फैब्रिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिलिकॉन वेफर। किसी ने वेफर देखा है, सिलिकॉन वेफर? कोई बता रहा था मुझे, लैब में सिलिकॉन देखा है किसी ने, कल कोई बता रहा था, देखा है आप लोग में से किसी ने? सर ग्रेन्स के फॉर्म में देखा है. ग्रेन्स के फॉर्म में देखे हैं, ओके। तो देखिए, जब फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो हम लोग वेफर लेते हैं, वेफर खरीदते हैं जनरली। इंडिया में हम लोग यूएसए से नहीं तो चाइना से खरीदते हैं फिलहाल, ठीक है, इंडिया में नहीं बनता है। दैट्स वाई आई सेड बहुत स्कोप है इंडिया में। इनफैक्ट कोई वेफर ही बनाने लगे तो उसका प्राइस काफी लोगों के लिए कम हो जाएगा
as well as there will be a lot of consumption. So there are a lot of processes that will require your expertise. ठीक है, तो वेफर से स्टार्ट करते हैं. वेफर जनरली स्टार्ट्स विथ 2 इंच वेफर आता है, 3 इंच वेफर आता है, 4 इंच वेफर आता है, 6 इंच वेफर आता है, 8 इंच वेफर आता है, 12 इंच वेफर आता है, 16 इंच वेफर आता है. ठीक है, जैसे जैसे वेफर का साइज बढ़ेगा उसको हैंडल करना उतना मुश्किल होता है. और हम लोग जनरली जैसे छोटे वेफर्स को ट्विजर से हैंडल करते हैं, अच्छे क्वालिटी के ट्विजर से, जो चिमटा, छोटा सा चिमटा होगा उससे हैंडल करते हैं. लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है उसकी थिकनेस भी मोटी होती जाती है. जनरली 2 इंच वेफर जो होता है 150 माइक्रोन थिक होता है, 150 माइक्रोमीटर. 3 इंच वेफर 250 माइक्रोन थिक होता है, 4 इंच वेफर 350 माइक्रोन होता है. हम लोग हमारे लैब में जनरली हम लोग 3 इंच वेफर यूज करते हैं, 4 इंच वेफर भी कुछ कुछ यूज होता है. अब रिसर्च पर्पस के लिए मोस्टली 3 इंच 4 इंच वेफर यूज होते हैं. अभी फैब्रिकेशन लेवल में 12 इंच 16 इंच वेफर्स यूज होते हैं जो काफी ह्यूज होते हैं. और उनको हैंडल करने के लिए इनफैक्ट यू कैन नॉट हैंडल विद ट्विजर्स. वैक्यूम ट्विजर्स आते हैं जो वैक्यूम से उन्हें होल्ड करते हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो वेफर जब हमारे पास आता है तो वेफर हम लोग अपने यूज के हिसाब से खरीदेंगे. कल मैं आप लोग को बता रहा था डायोड बनाने का टेक्निक, कि पूरा वेफर ही एन टाइप होता है या फिर पी टाइप होता है, राइट. जनरली हम लोग वेफर ऑलरेडी डोप्ड खरीदते हैं, पी टाइप या एन टाइप डोप, क्योंकि वो फैब्रिकेशन जब बनता है वेफर उसी टाइम पे डोप कर देना ज़्यादा आसान होता है. तो वेफर को आप देख के, ऐसे तो हाथ से नहीं हैंडल किया जाता, यू मस्ट वेयर ग्लव्स एंड एवरीथिंग एंड यूज ट्विजर्स. बट देख के आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस टाइप का वेफर है? तो देर आर स्टैंडर्ड मार्क्स फॉर इट. अगर फुल वेफर है, सर्कुलर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिंपल सिलिकॉन होगा विथ सिलिकॉन इंट्रिंसिक, जो बहुत रेयर है, जो नहीं इजीली मिलता है और ना ही बनाना इतना आसान होता है. ठीक है, तो अगर एक गोल वेफर है उसमें एक प्राइमरी कट है, मतलब बड़ा कट है एक साइड, और दूसरे साइड एक छोटा कट है एट 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर, तो ये 100 का एन टाइप होता है. ये एन टाइप वेफर होगा आपका. वही अगर ये जो सेकेंडरी फ्लैट है और प्राइमरी फ्लैट है इसके बीच 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये 100 पी टाइप वेफर होगा. ये दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेफर्स हैं जो यूज होते हैं हम कहीं भी. फिर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग को 111 वेफर चाहिए होते हैं. तो इसमें देखिए आपके जो एडजेसेंट होंगे, एक्चुअली प्राइमरी फ्लैट और सेकेंडरी फ्लैट 45 डिग्री के डिफरेंस पे होंगे अगर, तो ये एन टाइप है 100. समझ आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, जैसे अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो क्या चीज देखना है, कैसे पहचानना है, राइट. ऐसे जब ऑर्डर करते हैं तो ये चीजें आती है, बट इस पे कुछ मार्किंग्स नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उससे वो खराब हो जाएगा वेफर. दैट्स वाई इन इन कट से हम लोग पहचानते हैं. ठीक है, और पी टाइप वेफर होगा तो इसमें एक सिंगल प्राइमरी कट होगा 111, राइट. वेफर जब खरीदते हैं तो अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं तो ऐसे कैसेट के फॉर्म में आता है, सजा हुआ पूरा, और अगर सिंगल खरीदते हैं तो इस फॉर्म में आता है. ठीक है, कैन एनीवन गेस इतने छोटे से वेफर का प्राइस क्या होगा? एनी रफ गेस? आप लोग इतने डरते क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं है, या मेरी आवाज नहीं जाती है? Sir, approximately 1,000. 1000 रुपीज. ओके, और कोई गेस? इसका प्राइस
मोस्टली अगर एन टाइप सिलिकॉन हम लोग लेते हैं 100, ये 2,500-3,000 के करीब का आता है, ठीक है। बट जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, जैसे 111 इज क्वाइट कॉस्टलियर, फिर 111 में पी टाइप और कॉस्टलियर, ठीक है। बस छोटा सा वेफर, ये 3 इंच वेफर की बात कर रहा हूँ मैं, इतना छोटा सा। आप ये सोच के देखिए, ये सिर्फ इसलिए इतना महंगा है क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं बनता है और इसके प्रोसेसेस बाहर होते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट इतना है। अभी ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो हम लोग फैब्रिकेशन प्रोसेस करेंगे, ये सारा प्रोसेस स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड रूम्स में होता है, जिसको बोलते हैं क्लीन रूम, ठीक है। क्लीन रूम से क्या समझ आ रहा है, मतलब सुन के क्या लग रहा है? जिसमें झाड़ू पोछा मार दिया गया हो, वो क्लीन रूम हो सकता है। सर जहाँ पे कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, राइट। मोस्टली हमारा प्रॉब्लम होता है डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। लेकिन बस ऐसा कह देना कि वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, ये कैसे इंश्योर किया जाता है? क्या इसका कोई मेजरमेंट होगा क्या? मतलब क्या हम लोग ऐसे अभी सही कहें तो आपको बोलेंगे आपका घर साफ सुथरा है, तो आप तो यही कहेंगे हाँ मेरा घर बहुत साफ रहता है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्टल, मतलब हॉस्टल रूम्स और स्पेशली लड़कों के तो बहुत गंदा रहते हैं। बट आई अंडरस्टैंड कि अगर घर की बात की जाए तो एवरीवन विल बेट कि हाँ भाई मेरा रूम तो साफ है, तो फिर मेजर कैसे किया जाए, ठीक है। पहला चीज है डस्ट या कोई कंटेमिनेंट से जो कि फ्री हो। ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए कहीं भी क्लीन रूम यूज होता है, और अभी जो ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जहाँ दवाइयाँ बनती है वो भी क्लीन रूम्स में बनते हैं, बट उनके स्टैंडर्ड हमारे जितने स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं, थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोग क्लीन रूम को पहचानेंगे कैसे? कैसे बताएंगे कि ये हाँ ये क्लीन है, बट ये इतना क्लीन है? मतलब क्लीनलीनेस में भी डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्यूबिक फीट होता है यूएस में, क्यूबिक मीटर होता है जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। तो इनके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये कितना क्लीन है। इसके क्लासेस होते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, क्योंकि आप जब कभी भी क्लीन रूम में काम करने जाएंगे तो सबसे पहला चीज होता है कि ये किस लेवल का क्लीन रूम है, किस स्टैंडर्ड का क्लीन रूम है। द मोर स्ट्रिंजेंट बेटर विल बी द आउटपुट, ठीक है। तो पहले देखते हैं जो जनरली चलता है यूएस फेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये पुराने स्टैंडर्ड्स हैं, जो अभी भी अगर यूएस में कोई जॉब करता है आप लोगों में से, यूएस के किसी फैब में और कुछ जैसे सिंगापुर के फैब में, दे यूज यूएस फेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सिंगापुर, यूएस, कोरिया, ये सब यूएस स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। तो इनके हैं क्लास 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, दिख रहा? इसका रिलेशन क्या है? यहाँ देखिए, इसका है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट। कितना पार्टिकल? 0.05 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स कितने हो सकते हैं इसके अंदर, दैट डिफाइंस द क्लास। तो आप ये सोच के देखिए कि सिर्फ एक पार्टिकल 1 क्यूबिक फीट मतलब इतने लगभग एक फीट मतलब क्या होगा, लगभग इतना, राइट। इतना क्यूबॉइड अगर बनाया, उसमें सिंगल पार्टिकल मैक्सिमम, उससे उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर मैक्सिमम 10 पार्टिकल्स हैं, दैट इज क्लास 10। मैक्सिमम 100 पार्टिकल्स हैं, क्लास 100, क्लास 1000 सिमिलरली, क्लास 10,000, क्लास 100,000। मैंने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जनरली देखा है हमारे यहाँ,
मोस्टली 10,000 क्लास 10,000 यूज होता है until and unless आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बनानी है, जैसे कि सिरिंज बनाने होते हैं या इंजेक्शंस, नॉट सिरिंज, आपको इंजेक्शंस बनाने होते हैं जो, उसमें क्लास 100 यूज करते हैं वो लोग। अदरवाइज नॉर्मली अपने यहाँ 10,000 यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स में। हम लोग के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्लास 1000 इज द कॉमन वन, जो एकदम लोएस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू गो फर्दर क्लास 100, 10 जाते हैं, ठीक है। फिर एक स्टैंडर्ड आईएसओ स्टैंडर्ड भी है। आईएसओ स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाया गया। तो अभी देखिए क्लास वहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। सिमिलरली क्लास आईएसओ इज मोर स्ट्रिंजेंट। आईएसओ 1 जो है इसका मेजरमेंट होता है पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज मच बिगर देन फिट, क्यूबिक फिट, ठीक है। और इसका मेजरमेंट होता है हम लोग का 0.1 माइक्रोन के पार्टिकल साइज, वहां 0.5 था। 0.1 माइक्रोन पार्टिकल साइज, मतलब इतने पार्टिकल कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 10 पार्टिकल 0.1 माइक्रोन या उससे बड़े हैं मैक्सिमम, देन वो क्लास 1 हो। यहाँ पावर है 10 to the power 1, राइट। आईएसओ 2 मतलब 100 पार्टिकल्स, 1000 पार्टिकल, 10,000, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। देन क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, इनमें ये छोटे पार्टिकल्स का काउंटिंग नहीं होता है, फिर बड़े पार्टिकल्स का काउंटिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये क्लासिफिकेशन है। आप जब कहीं काम करने जाएंगे तो पहला चीज मैंने बताया, आपको बेस क्या चाहिए होगा, वेफर चाहिए होगा, वो कैसा दिखेगा और उसको कैसे पहचानेंगे। दूसरा चीज, आप किस इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हैं, दैट मस्ट बी मेंटेन। अच्छे जितना अच्छा, जितना हाईयर स्टैंडर्ड, मतलब आईएसओ 1, 2, 3 इस तरह का होगा, यू विल गेट गुड आउटपुट। और भी काफी चीजें मेंटेन करनी होगी। क्लियर टिल है? कोई कंफ्यूजन? और अगर मैं बोर करने लगूं तो बता दीजिएगा, ठीक है। आई विल टॉक समथिंग इंटरेस्टिंग देन। समझ रहे हैं? कुमार भार्गव, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, ये समझ, गुड, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्लीन रूम्स दिखाता हूँ कैसे में। स्लो है। एक का क्लास 1000 क्लीन रूम कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। कई सारे ट्यूब दिख रहे होंगे पीछे। ये एयर को रेगुलरली सक करता है, क्लीन करता है, फिर से डालता है। और इन चीजों के लिए जनरली मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट फिल्टर। जैसे हमारे एसी होता है ना, उस तरह का, लेकिन उसमें फिल्टर होता है, डक्ट सिस्टम और फिल्टर होते हैं। एक का ये आप खुद थोड़ा पढ़ के देखिएगा, हैपा फिल्टर होता है। दिस इज एक कॉमन फिल्टर, नहीं दिख रहा होगा, हैपा, ठीक है। ये आपका पहला असाइनमेंट है, ठीक है। यू हैव टू रीड अबाउट दिस, ठीक है। और क्लासरूम में वो डाल दूंगा मैं, यू हैव टू पोस्ट इट देयर, ठीक है। हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं। हैपा फिल्टर्स इस एयर को क्लीन करने के लिए, और जहाँ थोड़ा सा स्मेल का ये दिक्कत हो सकता है, एंड इट इज ऑफ बेटर क्वालिटी, हेगा फिल्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। और और बेटर ये भी क्लास 1000 ही है, ठीक है। ये क्लीन हो, आपको नीचे इसका फर्श दिख रहा होगा। इवन फर्श जो है ये फुल्ली कोटेड होता है, लेमिनेटेड होता है। इसमें एयर फ्लो मेंटेन होता है, इधर दिख रहा होगा एयर फ्लो मेंटेन होता है। छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। इनफैक्ट इट इज फुल्ली इनक्लोज्ड कहीं से। और इसकी एंट्री पॉइंट भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जब एंटर करना होता है तो क्या होता है कि पहले आपके ऊपर
मतलब आप घुसेंगे उसके पहले आपके ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो तो उसको हटाने के लिए एयर ब्लो किया जाता है। तो जैसे एक चैम्बर में आपके अंदर ऊपर एयर ब्लो किया जाएगा, देन यू कैन एंटर। एंटर करने के बाद फिर आप कपड़े चेंज करेंगे, एवरीथिंग, फिर आपको एयर ब्लो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू गो इनसाइड। वो भी एक डायरेक्ट नहीं एंट्री कर सकते हैं, एक स्मॉल छोटा रूम होता है, उसके बाद एंट्री किया जाता है। कई जगह ये भी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि दरवाजे के आगे, जैसे ये दरवाजा है एंट्री पॉइंट, तो यहाँ एक बेंच लगा दिया जाता है। ठीक है, ये बेंच लगा दिया जाता है एंड यू हैव टू एंटर बाय क्रॉसिंग ओवर इट। ये जस्ट एक रिमाइंडर है कि आप डायरेक्ट नहीं घुस रहे हो, आपने सारी चीजें सही सही कर ली है। मतलब आपने जो है ग्लव्स पहन ली है, आपने हेड मास्क पहना हुआ है, जूतों के ऊपर से आपने कवरिंग लगाया हुआ है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, ये जैसे ये क्लास 100 ये है, ये 1000 था अभी चेंज। ये क्लास 100 है, पूरा एरिया नहीं, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, दिस इज क्लास 100। ठीक है, इसके अंदर क्लास 100 मेंटेन किया गया है। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा डक्ट सिस्टम के थ्रू, नीचे इसमें लेमिनार फ्लो होता है, एयर एयर एकदम परफेक्टली फ्लो करता है। आपने लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा होगा, तो नो टर्बुलेंस, एग्जैक्ट परफेक्ट फ्लो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, नथिंग इज नॉट ए सिंगल पार्टिकल इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ऐसा मेंटेन किया जाता है। और इसमें देखिए लोग कैसे वर्क कर रहे हैं पूरे ढके हुए। इनफैक्ट वी डोंट एंटर, बस हाथ डालते हैं, और कुछ केसेज में जस्ट ग्लोव बॉक्स होते हैं, तो अंदर आपका हाथ जाता ही नहीं है, आप ग्लव जैसा बना हुआ है उसमें हाथ डाले और फिर काम किया, फिर निकाल लिया। आपके हाथ अंदर नहीं गया, जस्ट एक ग्लव जैसा कवरिंग है, उसके थ्रू आपने, वो कवरिंग के थ्रू ही सारा काम किया। ठीक है, अब बात आता है कि ठीक है, क्लीन रूम में काम करते हैं हम लोग, लेकिन क्यों, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। एक अगर वेफर है हमारे पास 100 mm का, करीब 3 इंच, ठीक है, और क्लास 100 क्लीन रूम है मेरे पास, क्लास 100 विच इज इट्स गुड क्लीन रूम। अगर ये 1 मिनट तक हमने एक वेफर लिया 3 इंच का, मतलब 100 mm डायमीटर का, क्लास 100 क्लीन रूम में, और इसमें एक जो एयर फ्लो है उसमें हम लोग ने जस्ट एक्सपोज कर रख दिया, ठीक है, कि वहां रखा हुआ है, तो इस पे कितने पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे। इतना क्लीन रूम है तब, कोई गेस कर सकता है, कोई कैलकुलेट कर सकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, एंड मुझे जहां तक पता है आप लोग मैथमेटिक्स में काफी अच्छे हैं। कोई रफ कैलकुलेशन बता सकता है। एक वेफर है, इसकी डायमीटर है 100 mm, इस पे एयर फ्लो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 30 मीटर पर मिनट का एयर फ्लो है। तो 30 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ एयर कमिंग ऑन इट विल बी 100 mm इंटू 100, इसका पूरा एरिया मल्टीप्लाइड बाय 30 mm, 30 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में इस पे कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, कोई गेस कर सकता है, कोई कैलकुलेट कर सकता है, एनीवन, या कोई एटलीस्ट बता सकता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। आप लोग सुन रहे हो या सब सो गए हो? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो बताइए पूजा, क्या लगता है आपको कैसे कर सकेंगे हम लोग? कैलकुलेशन कर रही हैं आप? सर कॉपी लेके नहीं बैठे हम। कुछ काम का मिल जाए इसलिए लेके बैठना चाहिए, है ना? कुछ काम की बातें मिल सकती है, एंड इनफैक्ट कभी फ्यूचर में आप मान लीजिए कहीं फैब्रिकेशन लैब में काम कर रही हो, तो आपको याद आएगा, अरे एक विकास था जिसने कुछ तो बताया था मुझे इस तरह का, जो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट, है ना?
कोई Yes. और जो कैलकुलेशन कर रहा है? जस्ट मतलब आपके काम के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेक इट वेरी सीरियस, ठीक है, बट समथिंग दैट कैन हेल्प यू, राइट? तो अभी अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो एक अप्रोक्स जो क्लास 100 हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो क्लास 100 में 3500 पार्टिकल्स होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर के पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्लास 100 जो कि इतना क्लीन मेंटेन होता है, इनफैक्ट आप मतलब उसकी आप घुसोगे क्लीन रूम में तो आपको खुद फील होगा कि वेयर वेयर आई एम, ये इतनी सफाई तो हम लोग मतलब कभी सोचते भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मिनट के एयर वॉल्यूम को मेजर करें तो 30 मीटर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, पाई, हाँ ये बाई 2, हाँ, पॉइंट 0.1 मीटर बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब रेडियस स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट, तो ये आ जाता है इतना यार 0.2355 मीटर क्यूब। और हम लोग जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 824 डस्ट पार्टिकल्स, जो काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारा एक वेफर पे करीब करीब 2-250 डिवाइसेस बनते हैं, 2-250 डिवाइस बन रहे हैं। आप सोच के देखिए, एक एक पे 3 से 4 डस्ट पार्टिकल्स पड़ा हुआ है, और अगर 3 से 4 डस्ट पार्टिकल पड़ा हुआ है, वो काफी है आपके डिवाइस को खराब करने के लिए, ठीक है। जो डिवाइस आपका माइक्रो या नैनोमीटर में काम कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा है गंदगी, राइट, वो आपके पूरे प्रोसेस को खराब कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए क्लीन रूम, और भी चीजें होती है क्लीन रूम के अंदर, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। सबसे पहली चीज, इस तरह का ड्रेस पहनते हैं हम लोग जनरली, नॉट एवरीवेयर, बट हाँ जो स्ट्रिक्ट फैब्स हैं, जो फाउंड्रीज है, जो एक्चुअल प्रोसेसर्स बनाती है इस तरह की, वहाँ पूरी तरह कवर्ड होता है। ये आप नीचे देखिए, इनके शूज के ऊपर से भी एक कवरिंग लगा हुआ है, और से कवरिंग लगा के बांधा हुआ है, हाथ ढका हुआ है, चेहरा ढका हुआ है, इनफैक्ट इसके ऊपर ये चश्मा पहनेंगे, पूरा कवर्ड, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था ये काम बहुत पेशेंस वाला होता है, क्योंकि आपको ये ऐसे ड्रेस पहन के, जो लोग बोलते हैं ना पीपीई किट, मैं 10-12 घंटे कोविड में काम किया डॉक्टर्स ने, आप ये सोच के देखिए कि इनकी हर दिन की काम ऐसी होती है कि इन्हें 8-9 घंटे इस तरह के कपड़े में रहना होता है फुल्ली, एसी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी कवर्ड, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे बड़ा कॉन्टेमिनेंट जो होता है इनका, ह्यूमन बींग्स होते हैं। हमारे सांस में, हमारे बॉडी से अलग अलग जगह से कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग के बाल गिर रहे होते हैं, काफी चीजें होती है। तो जब हम लोग अगर इसमें काम कर रहे हों तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, हमेशा एंटी रूम से, जो मैंने बताया ना कि 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसके थ्रू ही घुसना है, फ्रॉम नोवेयर एल्स। अगर आप कभी ऐसे फैब में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर। टैकी मैट होता है, एक मैट होता है जैसे हम लोग पैर पोछते हैं उस तरह का, बट वो चिपकता है, मतलब उस पे आप जूता रखेंगे, उस आपके डस्ट पार्टिकल्स सब कुछ उसमें चिपक जाएंगे, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। शू कवर्स हमेशा लगाने होते हैं। क्लीन रूम क्लीन रूम गारमेंट्स पहनना कंपलसरी है। विदाउट क्लीन रूम गारमेंट्स आप अगर घुस रहे हैं तो यू विल हार्म द डिवाइसेज एज आप भी एक्सपोज हो सकते हो कुछ चीज़ों से। कैप पहनना चाहिए, और अगर आपका दाढ़ी है यू हैव टू कवर इट फुल्ली, ठीक है। ग्लव्स कभी भी हैंडल करना है, ग्लव्स में कोई भी आप टूल यूज कर रहे हैं, कोई भी ट्वीजर कुछ भी, पहले उसको क्लीन कीजिए देन यूज इट। समझ आया? मतलब क्लीनलीनेस का क्या लेवल है, ये मेंटेन करना होता है, और क्या नहीं करना होता है वो भी इम्पोर्टेंट है।
जब आप अंदर हैं, गर्मी लग रही है तो बटन वटन खोल दिया, बैठ गया, नॉट पॉसिबल, नहीं करना होता है। ठीक है। आप बाहर से एक कॉपी भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो ऑलरेडी क्लीन क्लीन रूम पेपर्स होते हैं अंदर, जो आप वहाँ यूज करते हैं। क्लीन रूम पेन्स होते हैं, इनफैक्ट पेन भी बाहर से नहीं ले जाते हैं, जो है वहाँ अंदर होता है, बाहर से कुछ नहीं। और इनफैक्ट जो शूज होते हैं, शूज हम बाहर उतारते हैं, दूसरे शूज पहनते हैं और उनको भी क्लीन करते हैं, राइट। कुछ भी हैंड हेल्ड हेल्ड टूल कुछ भी लेके नहीं घुसना है, जो है अंदर क्लीन करके पहले रखा होता है। और अगर ले जाना है इन केस, तो यू विल हैव टू गेट इट क्लीन प्रॉपरली, पूरा प्रोसेस साफ सुथरा करके तभी ले जाते हैं, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाए। नो खाने पीने का सामान नहीं, मूंगफली चना कुछ भी नहीं, नो पेंसिल, नो इरेजर। हाँ, पेंसिल इरेजर इसलिए भी नहीं ले जाते हैं बिकॉज देख वो मतलब जब आप लिखते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, इरेजर से भी निकलते हैं। पेन्स अलाउड होते हैं, बट वो भी क्लीन रूम पेन्स। और कोई भी पुराने ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं ले जाते हैं अंदर। नो च्युइंगम, नो फ्रूट, नो ड्रिंक। तो और जो लड़कियां होती है, दे कैन नॉट वियर ए लॉट ऑफ ज्वेलरीज एंड ऑल। इनफैक्ट सब कुछ खोल के एंड देन काम करना होता है। ठीक है। जब अगर आपको टाइम देखना है, नेवर इसको स्लीव ऊपर नहीं किया जाता है। घड़ी पहनने की जरूरत नहीं, तो जो वॉल क्लॉक है उसको देखते हैं। ठीक है। ये एक किसी भी स्टैंडर्ड क्लीन रूम के डूज एंड डोंट्स हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन इन ए लैब, हर एक चीज डेंजरस हो सकता है। अपना सेफ्टी, अपना प्रिकॉशन बहुत जरूरी होता है। क्या तो इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन ए लैब, ऑलवेज रिमेंबर, इन एनी क्लीन रूम, फैब, फाउंड्री, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बहुत प्रिकॉशन लेना होता है, डिवाइसेस के लिए भी, अपने लिए भी। ठीक है। इससे डरना नहीं है, इससे ये जानना है कि इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन एनी सच इंडस्ट्री, कितना कॉशियस होना होगा, कितनी लापरवाही नहीं हो सकती है। एट द सेम टाइम आप ये भी सोच के देखिए कि कितने अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आप कितने सेफ भी होते हैं साथ ही साथ। ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स इसलिए मेंटेन की, डिवाइसेस के लिए तो मेंटेन किए ही जाते हैं, हमारे लिए भी मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है। देयर शुड बी नो लैप्सेस। ठीक है। अभी जैसे ये तो हो गई मतलब ग्लोबल, बट मोस्टली जैसे हम लोग काम करते हैं, तो ये नॉट परफेक्टली इनसाइड ए क्लीन रूम। ठीक है। ये हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स्ड है, इसलिए भी ऊपर किया हुआ है। बट दिस इज नॉट इनसाइड ए क्लीन रूम, ये आउटर एरिया है। ठीक है। यहाँ भी हम लोग काम करते हैं, तो कुछ हद तक इस तरह से काम करते हैं। हेड गियर नहीं पहना हुआ है, बट अंदर जाएंगे तो हेड गियर पहनेंगे, एवरीथिंग। ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? आज के लेक्चर समझ आई या कुछ इसमें कंफ्यूजन है? सर पूरे किट पहनने के बाद ब्रीदिंग कैसे होता होगा, मतलब पूरा सब कुछ ब्रीदिंग के कवर्ड है? लिए हाँ कवर्ड है, बट जैसे पीपी किट होता है, तो मास्क जैसे हम लोग पहनते हैं, तो मास्क में ब्रीथ तो करते हैं ना, मास्क के थ्रू, मतलब मास्क के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को। एक फाउंड्री की का एक कहानी है कि इतना इम्पोर्टेंट होता है चीजें कि उस फाउंड्री का स्पेसिफिक वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे क्या होता था, आफ्टरनून बैचेज के जितने चिप होते थे ना, उनके क्वालिटी खराब होते थे। एंड पीपल लाइक वहाँ की मैनेजमेंट समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या है, हम लोग सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, एंड स्टिल हमारे स्पेसिफिक वेडनेसडे आफ्टरनून के बैचेज क्यों खराब हो रहे। तो थोड़ा डिगिंग किया गया, तो पता चला कि उनके फाउंड्री के सामने एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, जो ऑफ देती है वेडनेसडे आफ्टरनून, 30% ऑफ देती है। उसके चलते काफी वर्कर्स वहाँ खाते हैं। और जो मसाले में उनके सोडियम सोडियम की मात्रा ज्यादा है, जिसके चलते खाने के बाद जब वर्कर्स काम करने आते हैं, तो उनके सांस में सोडियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से वहाँ के वेफर्स खराब हो रहे थे, चिप खराब हो रहे थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट होता है एक एक चीज ध्यान देना। आप क्या खाए हो इस पे भी डिपेंड कर सकता है कि किस क्वालिटी का आउटपुट आएगा। तो इसीलिए ये मास्क जरूरी है। एट द सेम टाइम
अपनी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जब हम लोग लिथोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे एसीटोन, फोटोरेजिस्ट, फिर TECL, इस तरह की चीजें हैं जो कि अपने बॉडी के लिए भी काफी हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, ऐसे तो क्लीन रूम होता है, फ्यूम हुड होता है जो मैंने ये दिखाया ना, ये हाँ, ये जो बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इनको फ्यूम हुड बोलते हैं। इनमें चीजें तुरंत निकाल दी जाती हैं फ्यूम्स, पर स्टिल अपनी सेफ्टी के लिए भी पहना जाता है, जैसे हम लोग कोविड में पहन रहे थे। और सांस आ जाती है। एयर पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर देन 0.5 माइक्रोन, 0.5 0.1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, तो वो दिक्कत नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन? यस हर्षवर्धन, बताइए। सर ये पीपीटी फिर कहाँ पे शेयर करिएगा ताकि सर फिर से रिवीजन करने समय फिर हेल्प हो जाए? classroom.google.com पे जाइएगा, और ये जो मैंने क्लासरूम कोड दिया है, ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये क्लासरूम कोड है ना, YAYXP5N। ठीक है, classroom.google.com पे जाइए, ज्वाइन ए क्लास, और फिर उसमें ये कोड डालिएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने इनफैक्ट कल के लेक्चर भी डाल दी है वहाँ पे, ये लेक्चर भी डाल दूंगा। और आपको अगर रिवीजन करना है तो इवन अगर आपको मतलब ये पावर पॉइंट चाहिए तो पावर पॉइंट वहाँ मैं डाल दूंगा, वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? सर अटेंडेंस? अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस हर दिन की लग रही है, मैं ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस। हाँ, आपके रोल नंबर्स और ये डिटेल्स मैं क्लासरूम में ही एक सीट शेयर करूंगा, जो बाय एंड ऑफ दिस वीक, मतलब संडे तक आप लोग को फिल कर देना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग अटेंडेंस लगाते जाएंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ नहीं, डरना नहीं है, पूछ सकते हैं आप कुछ भी ऐसे, आप आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते हैं, डोंट गेट स्केयर्ड। Sir, I have a question. या अनुषा प्लीज। सर जब सिलिकॉन की बात हुई तो उसमें 0% इम्प्योरिटी चाहिए उसके मैन्युफैक्चर के लिए, या फिर पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी से काम चल सकता है? मतलब अगर सर्टेन पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा तो कुछ ज्यादा उसको नुकसान नहीं होगी? जनरली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कोई भी चीज हम लोग जनरली 5-9 या 6-9 प्योरिटी की बात करते हैं, तो 5-9 या 6-9 प्योरिटी होता है। 5-9 मतलब 99.999% प्योरिटी, ये 5-9 प्योरिटी बोलते हैं। और 99.9999% प्योरिटी, दिस इज 6-9 प्योरिटी। ठीक है, तो लगभग लगभग आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कितना इम्प्योरिटी पॉसिबल है। ठीक है, जनरली। और अगर इम्प्योरिटी को अलग टर्म में बात किया जाए तो सिलिकॉन में तो इम्प्योरिटी डाला गया रहता है, डोपिंग के सेंस में बात किया जाए तो। हाँ, लेकिन जब जो उसमें अनवांटेड चीजें होती है, दूसरी चीजें, और इनफैक्ट हम लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे, स्टिल इतने के बावजूद कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, एंड वी हैव टू रिमूव इट। और इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ ना कुछ चीजें उसमें क्रिप इन करती ही करती है, तो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आप लोग ने इसमें अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री खत्म हो गया या चल रहा है अभी, अनुसार? खत्म हो गया है सर। खत्म हो गया, तो आप लोग ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़े होंगे। जैसे तब आपने पढ़ा होगा जर्मेनियम का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, वो एक हॉट रॉड से धीरे धीरे करके इम्प्योरिटी को एक साइड ले आके कट कर दिया जाता है। इस तरह की अलग अलग, जर्मेनियम भी यूज होता है सिलिकॉन इंडस्ट्री में, बट नॉट मच नाउ। उससे उसके बजाय अभी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आ गए हैं। तो
प्योरिटी के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जनरली वो हम लोग मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाते हैं, बट हाँ, प्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश ये होता है कि 5969 प्योरिटी हो, इसीलिए आप अगर केमिकल्स जब हम ऑर्डर किए जाते हैं तो इतना डिफरेंस होता है कि ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स प्राइस बढ़ जाता है, जस्ट 19, मतलब एक डेसिमल पॉइंट प्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो सेमीकंडक्टर ग्रेड जनरली 59 to 69 प्योरिटी होता है कोई भी केमिकल। इनफैक्ट इसमें जो पानी यूज होती है, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, पानी जो यूज होती है वो भी अल्ट्रा प्योर होती है। पानी का भी क्वालिटी बहुत अच्छा बना होता है। दूसरा क्वेश्चन कोई? ओके, तो फिर कल मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक कोई यू सर। क्वेश्चन नहीं है ना? ओके, थैंक यू ऑल।